जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अपने वीडियो के इस जो हमारा लेक्चर 2 था उसके पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 1 में हमारा कुछ पॉइंट रह गया था, तो हम बात करते हैं अपना विदाउट वेस्टिंग टाइम एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। तो एनर्जी सिक्योरिटी क्या है? हमारा जो हमारा आईईए है, जो इंस्टीट्यूशन है, हमारा इंडियन इलेक्ट्रिक एनर्जी एसोसिएशन जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके द्वारा एनर्जी सिक्योरिटी का डिफाइन किया गया है कि अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्स एज अफोर्डेबल प्राइस। यानी अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी मतलब एनर्जी रिसोर्सेज जो प्रोड्यूस करने में कोई भी एनर्जी में हमारा रुकावटें ना हो, विथ अफोर्डेबल प्राइस, प्राइस के साथ अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए। तो इंडियन जो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी है, कई सारे हमारे 3 बेस पे हैं। लॉन्ग टर्म पे एनर्जी बेस हमारा किस पे डील करता है कि कैसे आप अपने एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करें जिसके वजह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, उसके साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट पे भी कोई हार्म न आए। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म अप्रोच है। फिर उसके बाद हम बात करें शॉर्ट टर्म का अप्रोच का बात करें, तो जो शॉर्ट टर्म पे हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो किस पे फोकस कर रहा है? एबिलिटी ऑफ एनर्जी सिस्टम टू रिएक्ट प्रोमेटली टू सडन एंड सप्लाई डिमांड। कि शॉर्ट देखिए, लॉन्ग टर्म पे क्या है, हमारा फोकस कर रहा है कि हम कितना टाइमली इन्वेस्टमेंट करें, कितना कॉस्टली इन्वेस्टमेंट करें जिसके तरह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट पे कोई भी हार्म ना हो। और शॉर्ट हैंड पे क्या करें कि जितना हमारा डिमांड आ रहा है उसको डिमांड और सप्लाई उसको फुलफिल करें तुरंत। और जो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी है, हमारा 4 A's मेथड दिए, इसमें क्या है? अवेलेबिलिटी मतलब एनर्जी रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी, जो शॉर्ट टर्म गोल है हमको इसको फुलफिल करना है। उसके बाद एसेसिबिलिटी मतलब हर जगह होना चाहिए, ये नहीं कि जैसे अर्बन एरियाज में केवल है। फिर उसके बाद क्या है? एक्सेप्टेबिलिटी मतलब सबके द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ हमको नहीं करना है, इन्वायरमेंट को भी हमको प्रोटेक्ट करना है। बाद में हमारा आता है अफोर्डेबिलिटी, यानी प्राइस उसका जो है सबके लिए आसान हो, डोमेस्टिक लेवल पे अलग प्राइस हो, क्योंकि वो उतना प्राइस नहीं दे पाएगा जितना इंडस्ट्रियल होगा। तो इसको हमारा 4 A's मेथड हमारा फॉलो करता है जो एनर्जी सिक्योरिटी है: अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अब बात करें एनर्जी कंजर्वेशन का, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? एक हमारा जो गवर्नमेंट के द्वारा 2001 में लाया गया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। तो ये हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन हमारा क्या है? एक आइडिया, एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना, हमारा एक इस पे फोकस है। स्पेशली वहाँ पे हमको दो रिसोर्सेज जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, जो हमारे अधिकतर हमारे जो क्या है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, उनको प्रोटेक्ट करें, उनको सेव करें, उनका जो रेट है हमको उसको क्या करें, उसको स्लो करें, रिप्लेस करें, धीरे धीरे डाउन करें, जिसकी वजह से हमारा एनर्जी हो वो कंजर्व होगा। एनर्जी कंजर्वेशन इज नेसेसरी, हमारे नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? कि उसके हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो हमारा रिड्यूस होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी आप कम रिड्यूस कर रहे हैं, जब नहीं यूज में तो उसको आप बंद कर लीजिए, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, जब यूज में कम रहेगा तो कॉस्ट भी जो हमारा है वो भी रिड्यूस होगा। बाय यूजिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी होम एंड यूजिंग मोर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस, जो हम अप्लायंस यूज कर रहे हैं, जो गैजेट यूज कर रहे हैं, उसका जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो वो लो होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने बिल को, जो हमारा पैसा लग रहा है वो भी हमारा क्या होगा, कम आएगा। अब वेज क्या क्या एनर्जी कंजर्वेशन के वेज हैं, जैसे डे टू डे बिहेवियर में आप देख सकते हैं, जब आप बाहर जाइए या कहीं भी बाहर जाइए तो अपने डिवाइसेज या अप्लायंसेज उसको बंद कीजिए। जो हमारे डिवाइसेज हैं उनको परचेज कीजिए जो कंज्यूम एनर्जी लेस, जो एनर्जी को लेस कंज्यूम कर रहा है। स्मार्ट पावर स्ट्रिप को आप अडाप्ट कीजिए। उसमें क्या होता है, जो आप क्या करते हैं, डू यू नो पावर और एनर्जी इज कंज्यूम व्हेन अप्लायंस, जो हम अप्लायंसेज हमारा क्या होता है ऑफ में बंद रहता है तब पर भी हमारा क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम करता है। लेकिन आप यहाँ पे स्मार्ट एनर्जी, इस पावर स्ट्रिप का यूज कीजिए, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारा जो एनर्जी होता है वो कम यूज होता है बंद होने पे। एक फैंटम लोड होता है जो कि बंद होने पे भी एनर्जी कंज्यूम करता है, लेकिन जो स्मार्ट पावर टिप्स है वो हेल्प करेगा कि फैंटम लोड को भी हमारा कट डाउन करे। रेफ्रिजरेटर जो हमारा अप्लायंसेज यूज कर रहे हैं उसमें आप ध्यान से जो एनर्जी कंजम्पशन है उसका लो होना चाहिए। एलईडी यूज कीजिए, सीएफएल बल्ब यूज करिए, एनर्जी के जो हमारा सेव करने में हेल्प करेगा। और अब हम यहाँ पे आप यूज कीजिए क्लीन एनर्जी या रिप्लेस एयर फिल्टर एज रिकमेंडेड। जैसा कि आप क्लीन एनर्जी यूज कर सकते हैं। एयर कंडीशनर और हीटर क्या होता है, ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, उसके जगह आप एयर फिल्टर का यूज कीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा, एफिशिएंसी और कंज्यूम लेस एनर्जी ये करेगा। तो ये कई सारे वेज हैं जो एनर्जी कंजर्वेशन के हैं।
फिर बात करें हम किसका, जो एनर्जी कंजर्वेशन में देखिए ये सारा कुछ है आपका मेथड है कि लैपटॉप आप यूज कीजिए उन सारे चीज के जगह, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। इससे बेनिफिट क्या होगा, हमारा जो कॉस्ट है उसको आप सेव कर सकते हैं, आपका जो एग्जिस्टेंस है फॉसिल फ्यूल का उसको और लंबे टाइम तक देख सकते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप, पॉल्यूशन को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं अगर एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं तो। अब ये देखिए उसी में आपको बताया था कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट लाया गया था जो कि एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी बताता है, कैसे आप एनर्जी का एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, आपका जो एनर्जी कंज्यूम अगर लेस आप एफिशिएंट वे में करेंगे तो आपका फाइनेंशियली इकोनॉमिकली फ्रेंडली इको जो हमारा इकोलॉजी है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ये सारा कुछ हमारा फ्रेंडली नेचर होगा। तो ये किसके द्वारा लाया गया था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा जो हमारा ईसी एक्ट 2001 है वो लाया गया था। अब हम देखते हैं इसके अंदर हम देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 क्या है। ये प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपको बताएं कि एफिशिएंट एनर्जी रिसोर्सेज बताता है हमको। इन आवर कंट्री है जो वास्ट पोटेंशियल ऑफ एनर्जी, हमारे कंट्री के पास पोटेंशियल है कि एनर्जी को वो सेव कर सकता है। इट इज एस्टिमेटेड मेजर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी। आप ये क्या है, हमारा एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। फॉर क्रिएटिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटी, कम से कम वो 25,000 मेगावाट तक कैपेसिटी को क्या इंप्रूव कर सकता है, मतलब उसको लेस कर सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारा ईसी एक्ट लाया गया है वो हमारे पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए फोर्स में लाया गया था। कब, 1 मार्च 2002 से हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था। ये हमारा जो प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म के थ्रू आप अपने स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे एनर्जी एफिशिएंसी को यूज कर सकते हैं, एनर्जी को एफिशिएंट वे में यूज कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स देख सकते हैं, एनर्जी यूजेस स्टैंडर्ड, आप स्टैंडर्ड एनर्जी का यूज जो कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड देखिए, उसका लेवल देखिए, उसमें जो डिस्प्ले ऑफ लेबल है, इसके जो हमारे गैजेट होते हैं उसमें स्टैंडर्ड उसका मेंशन होना चाहिए, उसमें जो लेबल होना चाहिए, जो इक्विपमेंट का उसका मेंशन होना चाहिए। और जितने भी हमारे जो स्टैंडर्ड नहीं है उनको हमको क्या करना होगा, बंद करना होगा। ये हमारे एनर्जी कंजर्वेशन का एक है कि स्टॉप बिल्डिंग इंपोर्ट और सेल ऑफ आइटम विच आर नॉट स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड नहीं है उसको हम इंपोर्ट नहीं करें। इन्फॉर्म एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस सेक्टर में जो आप कर रहे हैं उसको इन्फॉर्म कीजिए, कोई चीज़ आप बना रहे हैं एनर्जी कंज्यूम्स कर रहे हैं तो उसको इन्फॉर्म कीजिए। आप क्या कीजिए, एनर्जी जो ईसीबीसी कोड, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड क्या है कि आप इसको प्रिस्क्राइब कीजिए और इसको आप अपने हिसाब से क्या वहाँ पे सर्टिफाइड कीजिए अपने कंपनी को या कोई भी जो उसको, उसकी वजह से क्या होगा, आप एनर्जी का एफिशिएंट यूज कर रहे हैं। आप जितने भी नए कॉमर्शियल बिल्डिंग देखेंगे वहाँ पे जो लोड होता है वो 5 किलोवाट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल बिल्डिंग कोड। वहाँ पे जो एक कोड डिसाइड होता है, डोमेस्टिक हो गया, कॉमर्शियल हो गया, आपका इंडस्ट्रियल हो गया, एग्रीकल्चर, ये डिफरेंट डिफरेंट कोड है जहाँ पे आप जो एनर्जी आप वहाँ पे यूज कर रहे हैं, जितना अमाउंट यूज कर रहे हैं, अगर यहाँ पे देख रहे हैं 500 किलोवाट तक अगर आप लोड ले रहे हैं तो आपको कॉमर्शियल बिल्डिंग कोड मिलेगा, मतलब आप कॉमर्शियल सेक्टर में आते हैं। ये मेक प्रोवाइड एंड सेंट्रल स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड भी प्रोवाइड होता है, कैसे आप अगर एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं तो उससे आप फंड भी गवर्नमेंट से सब्सिडी भी ले सकते हैं। ये सारा कुछ इसके अंदर है। फिर बात करें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का, तो ये क्या है, एक हमारा ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1 मार्च 2002 को ही इफेक्ट में आया था। किसके अंडर, ईसी एक्ट, जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन 2000 एक्ट है, 1 वाला एक्ट है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितने भी पॉलिसी और प्रोग्राम लाने रिलेटेड टू एनर्जी, ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन के एक्टिविटी मेंशन होते हैं। अब इसके मिशन क्या है कि हमको एनर्जी को एफिशिएंट वे में यूज करना है, और जो हमारा कंट्री का कितना एनर्जी डिलीवर करना है, कौन सा कंजम्पशन है, वो सारा कुछ हमारे मेंशन होगा। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के इकोनॉमिक में कैसे आप एनर्जी को एफिशिएंट में वे में यूज कर सकते हैं, पॉलिसी एंड प्रोग्राम बना के, उसमें सेल्फ रेगुलेशन एक्ट, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्ट बनाए गए हैं। प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एनर्जी जो हमारे इंटेंसिटी होते हैं इंडियन इकोनॉमी में उसको आपको रिड्यूस करना है। जो अल्टीमेट एम है हमारा कि एनर्जी इंटेंसिटी को हमको रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर एंड फंक्शन क्या क्या है, रिकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि प्रोसीजर जो और नॉर्म है, रूल है, उसको हमारा स्टैंडर्ड, हमारा जो नोटिस है उसको नोटिफाई करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है हमारा एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट लाया गया है कि आप कंपनी में एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ला सकते हैं। स्टैंडर्ड जो लेवल है अप्लायंसेज में वो यूज होना चाहिए, और जो हमारे कंज्यूमर है उनका भी लिस्ट सरकार के पास होना चाहिए, डिजाइनेटेड कंज्यूमर होने चाहिए।
टू अंडरटेक एंड प्रमोट एक्टिविटीज कोऑर्डिनेशन सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जो एजेंसी है उसको भी हमारा क्या करना चाहिए, इसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और हमको क्या करना है, एनर्जी सर्विस कंपनीज को, जितने भी एनर्जी के सर्विस कंपनी है उनको हमको डेवलप करना है। और हमको जो एनर्जी का एफिशिएंट है उसका मार्केट हमको बिल्डअप करना होगा, किसके थ्रू, हमारा जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हमारा क्लियर हाउसिंग में जो मैकेनिज्म है, आप एनर्जी को कैसे फाइनेंशियली भी आप एनर्जी को एफिशिएंट वे में यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो इसको प्रमोट करने के लिए हमारा क्या, एक सरकार, एक हमारी जो गवर्नमेंट थी वो एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बनाई थी, जो कि 2002 में हमारा एक्टिवली पार्टिसिपेट हुआ था। अब स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग का मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग हमारा क्या है, इसका जो की है क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। ये हर एक प्रोडक्ट पे, जितने भी आप गैजेट यूज कर रहे होंगे, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, हर जगह ये स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग हमारा नोटिफाइड होता है। अगर ये नोटिफाइड नहीं है तो उसके लिए पनिशमेंट है, जो हमारे नॉर्म्स सरकार द्वारा डिसाइड किए गए हैं। तो SLN जो प्रोग्राम है वो इंश्योर करता है कि एनर्जी एफिशिएंट वे में हमारा यूज हो। इसके लिए कई सारे एक्ट हमारे लाए गए हैं, कैसे आप मिनिमम एनर्जी को कंजम्पशन कर रहे हैं उसके लिए आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, या जब भी आप कोई भी सेल कर रहे हैं तो उसमें जो स्टैंडर्ड और लेवलिंग है वो होना अनिवार्य है, नेसेसरी है। सभी जितने भी गैजेट कंपनी है उनके लिए एक हमारा रूल है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजाइनेटेड कंज्यूमर कौन है, द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड मैंडेटरी एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट मतलब, ऑडिट का मतलब क्या होता है, हिसाब बनाना, जैसे कि कौन सी एनर्जी, कौन सी जो सेक्टर है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है, उसको हम बोलते हैं डिजाइनेटेड कंज्यूमर, जो हेल्प करे हमारे में एनर्जी को इंटेंसिव इंडस्ट्री अदर इस्टेब्लिश करने में। यहाँ पे टोटल 9 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर है, एल्युमिनियम हो गए, सीमेंट हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं आप टोटल एनर्जी कंजम्पशन करने के कितने कंज्यूमर में, जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है। तब उसके बाद स्टेट डिजाइनेटेड, जैसे वहाँ पे देखे वो हमारा डिजाइनेटेड कंज्यूमर था, लेकिन स्टेट डिजाइनेटेड कंज्यूमर क्या होता है, हमारा जो 2 टायर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमारा प्रमोट होता है, जो इंडस्ट्री है, जो स्टेट डिजाइनेटेड एजेंसी द्वारा हमारा जो, जब आप देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन करने में हमारा क्या, स्टेट डिजाइनेटेड जो SDA बोलते हैं जिसे हम, कि स्टेट डिजाइनेटेड एजेंसी होता है, वो नोडल एजेंसी स्टेट लेवल पे होता है और UT लेवल पे होता है। ये हमारा किसमें मेंशन है, सेक्शन 15D में, जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है हमारा। स्टेट जो गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेटर है उस लेवल पे, हर एक लेवल पे हमारा जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन के टोटल 36 स्टेट और हमारे UT SDA नॉमिनेट किए गए हैं कि वो देखें कौन से स्टेट में ज़्यादा हमारा एनर्जी हो रहा है, किस स्टेट में कम एनर्जी यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं उसके लिए डिस्कॉम कंपनी यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो SDA के द्वारा क्या करती हैं, कोऑपरेट करती हैं। आज आंध्र प्रदेश एंड केरला में क्या इस्टेब्लिश किया गया है, स्टैंड अलोन SDA डाटा वर्किंग एक्सक्लूसिवली एनर्जी एफिशिएंसी। जो आंध्र प्रदेश और केरला है हमारा एनर्जी एफिशिएंसी में कुछ अच्छे बड़े लेवल पे हमारा इम्प्रूवमेंट नजर आया है। तो आप ये देख सकते हैं जैसे यहाँ पे टोटल कितने स्टेट SDA हमारे इंडिया में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी हमारा क्या आता है, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड जो एनर्जी पॉलिसी है हमारा, वो बताता है कि कैसे आप 2031 एंड 32 तक अब जो पावर डिमांड है हमारा कितना हो जाएगा, अराउंड हमारा 8 लाख के अराउंड हो जाएगा, 8 लाख मेगावाट के अराउंड होगा। तो इसको कैसे आप फुलफिल करेंगे डिमांड को, उसको लिए हम क्या इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी का अप्रोचमेंट करेंगे। अब उसमें बताया गया है कि हम यहाँ पे 1,60,000 जो हम एनर्जी यहाँ पे टोटल हमारा यहाँ पे 2030 एंड 31 तक हम यहाँ पे कैपेसिटी है। तो लेकिन हमारा जो एक्सपेक्टेड कितना है, 8 लाख तक हम मेगावाट तक जनरेट कर सकते हैं। और जो इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी है वो किसके अंडर फॉर्म होता है, एक्सपर्ट पैनल होते हैं, जो प्लानिंग कमीशन होते हैं उसके अंडर ये फॉर्म होते हैं कि उसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, अच्छे लेवल पे हो, और उसको बताते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे, कौन कौन से आप इंसेंटिव स्ट्रक्चर ले सकते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारा एक बिल भी आया था, एक्ट भी आया था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जो कि 2003 में था, वो बताता है कि क्या इस अंडर किसके अंदर कौन कौन से हमारे जो टोटल एनर्जी सेक्टर है वहाँ से इम्प्रूवमेंट कितनी हो रही है। ये सारा कुछ हमारे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर जो कंपटीशन है मार्केट में, वो सारा कुछ हमको बताते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के थ्रू हमारा पास हुआ था बिल। तो एनर्जी कोऑर्डिनेट एंड कमेटी बनाया गया था जिसमें आप क्या कर सकते हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
फिर उसके बाद ये देख रहे हैं जैसे ये गवर्नमेंट का एक स्कीम है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये हमारा कब लॉन्च हुआ था? 2008 30 जून को हुआ था। इसमें भी हमारा क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कि आप ये फिगर देख सकते हैं, इसके अंदर टोटल 8 मिशन 8 स्कीम लाए गए थे। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल एमिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे नेशनल वाटर मिशन, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन एनर्जी मिशन है। तो ये सारा कुछ क्या करती है सरकार? टोटल स्कीम लाई गई है, 8 सेक्टर 8 स्कीम लाया गया है, जिसको डेवलप करने में हमारा हेल्प करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल सोलर मिशन, जो कि हमारा एक नापाक, जो हमारा नेशनल जो हमारे नेशनल एक्शन फॉर, जो हमारे क्लाइमेट चेंज वाले हैं, प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, उसको इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, हमारे नेशनल सोलर मिशन है कंट्री को जैसे अचीव करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2030 तक हमको क्या करना है? 280 गीगावाट हमको सोलर कैपेसिटी को इस्टेब्लिश करना है। और हमारा जो 2022 का टारगेट था 100 गीगावाट का, वो हमारा भी कंप्लीट हुआ है जस्ट। उसके बाद एनर्जी को इनहेंस इफिशिएंसी करने के लिए हमारा एक उसी के अंदर सेक्टर है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, कई सारे यहाँ पे सस्टेनेबल हैबिटेट को वो यूज करने के लिए जो नेशनल मिशन है। फिर वाटर, जो हाइड्रो पावर हम यहाँ पे कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी को एफिशिएंट यूज 20% तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है? हिमालयन इकोसिस्टम को हमको क्या करना है? उसको सस्टेन करना है। जो इन्वायरमेंट को, उसको हार्म नहीं करना है, उसको अप्रोप्रिएट वे में हमको बना के यूज करना है। तो उसके बाद हमारा ग्रीन इंडिया, जो हमारा नेशनल मिशन है ग्रीन इंडिया को, कि हमको जो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, इसके किसके थ्रू? जो हमारा ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, उसके थ्रू हमने क्या किया? कोलैबोरेशन किया है। फिर उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नेशनल मिशन, जो एग्रीकल्चर में, उसमें हमको ऐसा इंप्रूवमेंट करना है, क्रॉप का प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट करना है, जो क्लाइमेट चेंज को हार्म न करे, हमारे क्लाइमेट चेंज में हेल्प करे। तो नेशनल मिशन फॉर द स्ट्रेटेजिक, जो नॉलेज फॉर, हमको क्लाइमेट चेंज का नॉलेज देना होगा कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हमारा टेक्नोलॉजी R&D के ऊपर फोकस करना होगा। कोलैबोरेशन, हमारा कई सारे कंपनी के थ्रू कोलैबोरेशन करना होगा। क्लाइमेट रिसर्च फंड के थ्रू हमको कोलैबोरेट किए हैं। तो ये सारे मिशन क्या है? हमको इम्प्रूव करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोड के लिए। तो यहाँ पे आप ECBC कोड, जैसा कि आपको बताएं कि ECBC जो कोड है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि किस सेक्टर में आपको, जैसे मान लीजिए कॉमर्शियल सेक्टर का जो लोड है कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए, हम यहाँ पे 100 किलोवाट 120 किलो वोल्ट एम्पियर तक इतना जो लेते यूज करता है, उसको हम कॉमर्शियल कोड देते हैं। तो हमारा ये अधिकतर ये लॉन्च किया गया है किस कंपनी, किस बिल्डिंग को, इसमें जो कंज्यूमर है उस पर बेसिस यूज किया गया है। अधिकतर डोमेस्टिक लोग पे, जो कम यूज करते हैं उनको डोमेस्टिक, जो थोड़ा सा हाई यूज करते हैं कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल लेवल, ये कोड डिसाइड हो जाता है किसके द्वारा? जो हमारे कंस्ट्रक्शन जब बनता है उस समय हमारा डिसाइड हो जाता है। इसमें जो टारगेट बेनिफिशरी जो है उनको किसको किसको बेनिफिट होता है? जो CPW है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, स्टेट PW है, और जितने भी हमारे डिजाइनेटेड एजेंसी हैं, उनके हम क्या करते हैं? उनको इसी एक कोड देते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, उनको कोड प्रोवाइड कर देते हैं कि यहाँ पे कम से कम इतना एनर्जी हमारा इफेक्टिव वे में यूज हो रहा है। तो ये एक हमारा क्या एक प्लान है, डिजाइन स्ट्रेटेजी है, जिससे आप क्या कर सकते हैं? उनके बारे में हम आप उसको क्या कर सकते हैं? उनको बता सकते हैं। कोड को अपडेट हमारा जो हुआ था 2017 में हुआ था, जिसके वजह से क्या होगा? हमको एनर्जी का यूज कंजम्पशन, हमको क्या होगा? डेटा एनालिसिस मिलेगा। और प्रायोरिटी बेसिस पे जो रिन्यूएबल एनर्जी हमारा इंटीग्रेशन है, उसको भी कहीं ना कहीं ECBC कोड के थ्रू हमारा इंप्लीमेंट होगा। तो ये हमारा रहा यूनिट 1 का कंप्लीट लेक्चर, जो पार्ट 2 का, और पार्ट 1 हमने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तब ये हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू, जय हिंद।